गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोमांटिक पोइट्री के जो यंगर जनरेशन है, जिसमें हम शैली, कीट्स और बायरन इन सबको पढ़ते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज इन सबको पढ़ा था। So younger generation, while the first generation of the romantic poets had to contend against the well-established neoclassical tradition of the time, which made their theoretical writings polemical and gave their poetic creations the element of self-consciousness, the second generation of poets inherited the newly founded romantic movement and wrote freely without any polemics or self-consciousness। तो रोमांटिक पोइट्री की जो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स थे, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ये सब इन्होंने जो पहले से एस्टेब्लिश्ड राइटिंग ट्रेडिशन था, न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन, उसके अगेंस्ट लिखा था एक तरह से, ठीक है। और इसने फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स की राइटिंग्स को पॉलेमिकल बना दिया था। पॉलेमिकल का मतलब होता है क्रिटिकल, कह सकते हैं अपन एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जो न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन था उससे बिल्कुल अपोजिट लिखा था, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ दोनों वीडियोस में कि न्यू क्लासिकल एज की जो राइटिंग्स थी वो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में थी, अपर क्लासेस के बारे में थी, क्लब हाउसेस में बैठ के लिखी गई थी, कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के लिखी गई थी। और जो रोमांटिक मूवमेंट के जो पोइट्स थे, उन्होंने नेचर के क्लोज जाकर अपने जो वर्क्स थे उनको कंपोज किया था। तो फर्स्ट जनरेशन के जो पोइट्स थे, उन्होंने अपने थियोरेटिकल राइटिंग्स को भी पॉलेमिकल बना दिया था, और जो न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन था उसके अगेंस्ट उन्होंने लिखा था। वहीं जो सेकंड जनरेशन के पोइट्स हैं, उन्होंने जो रोमांटिक मूवमेंट था उसको इनहेरिट किया और उन्होंने बिल्कुल फ्री होकर लिखा। मीन्स उन्होंने न्यू क्लासिकल राइटर्स जो थे, न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग जो था उसके अगेंस्ट ना लिखकर जो रोमांटिक मूवमेंट था उसको फ्रीली अडॉप्ट किया था और फ्री होकर लिखा था, ठीक है। Here we can see some differences between the first generation and the second generation. The younger romantics did not share with the elder poets was their slogan for return to nature, which included their withdrawal from the city, their deification of nature, their glorification of the primitive and the child, and above all their priestly role as spiritual aesthetics। तो हम यंगर जनरेशन और जो ओल्डर जनरेशन है उनके बीच में डिफरेंसेस भी देख सकते हैं कुछ। दोनों जनरेशन के जो पोइट्स थे उनके इंटरेस्ट और उनके जो थीम्स थी राइटिंग की वो सेम नहीं थी, देयर वर डिफरेंसेस। सो यंगर रोमांटिक्स जो थे वो एल्डर पोइट से डिफरेंट थे, और एल्डर जनरेशन ने जो स्लोगन दिया था रिटर्न टू नेचर, वो उसको भी शेयर नहीं करते थे, उसमें भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, एग्री नहीं करते थे उससे कम्प्लीटली। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो एल्डर जनरेशन थी वर्ड्सवर्थ की, कीट्स की, वो एक तरह से सिटी जो थी उससे विड्रॉ हो गए थे, उससे दूर चले गए थे, ठीक है। नेचर को बिल्कुल एक तरह से नेचर की पूजा कर रहे थे वो, ठीक है ना। देयर ग्लोरिफिकेशन ऑफ द प्रीमिटिव एंड द चाइल्ड, और जो ह्यूमन बींग्स हैं और उनको मतलब चाइल्ड के जैसे इनोसेंट मान रहे थे, ठीक है। एंड अबोव ऑल देयर प्रीस्टली रोल एज स्पिरिचुअल एस्थेटिक्स, और उनको स्पिरिचुअली एस्थेटिक्स मान रहे थे। बट instead the younger poets preferred to record their descent as liberal revolutionaries, not by becoming exiles but by staying within the society itself। वहीं जो यंगर जनरेशन के पोइट्स थे उन्होंने सोसाइटी के बीच में रहते हुए रिवोल्यूशनरी बनना प्रीफर किया था बजाय सिटी से विड्रॉ होने के। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो एल्डर जनरेशन थी
वो एक तरह से सिटी जो थी उससे दूर हो गई थी, सिटी लाइफ जो थी उससे दूर हो गई थी। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था सोसाइटी से, सिटीज़ से। वहीं जो यंगर जनरेशन थी वो रिवोल्यूशनरी थे, लेकिन किस तरह के रिवोल्यूशनरी थे? लिबरल रिवोल्यूशनरी थे। वो चेंज चाहते थे, लेकिन उस चेंज के लिए वो एग्जाइल नहीं चाहते थे कि वो सिटी को छोड़ के चले जाए, वो वहीं पर रहते हुए वो चेंज चाहते थे। तो ये भी एक डिफरेंस है। They prefer to write about their political, social, and artistic ideals and chose to accept the more realistic role of an unwelcome dissenter rather than assume in exile the posture of a prophet. तो एल्डर जनरेशन के जो पोइट्स थे उन्होंने एक तरह से अपने आप को प्रॉफिट बना लिया था, जो कि नेचर की बिल्कुल पूजा कर रहे थे। लेकिन यंगर जनरेशन उससे एग्री नहीं थे। ठीक है, वो प्रीफर कर रहे थे लिखना किसके बारे में? अबाउट देयर पॉलिटिकल, सोशल एंड आर्टिस्टिक आइडियल्स, इन सब के बारे में, पॉलिटिकल आइडियल्स के बारे में, सोशल आइडियल्स के बारे में और आर्टिस्टिक आइडियल्स के बारे में। ठीक है, द कंसर्न्स ऑफ द यंगर जनरेशन, दो आइडियलिस्टिक, रेडिकल एंड रोमांटिक, we are more immediate and less spiritual than those pursued by the elder romantics. और यंगर जनरेशन के जो कंसर्न्स थे वो आइडियलिस्टिक थे, रेडिकल थे और रोमांटिक थे। एंड देवर मोर, यहाँ पर वीवर की बजाय देवर आएगा, देवर मोर इमीडिएट एंड लेस स्पिरिचुअल। तो एल्डर जनरेशन के जो पोइट्स थे वो स्पिरिचुअल थे। ठीक है, लेकिन यंगर जनरेशन के पोइट्स जो थे वो लेस स्पिरिचुअल थे। ठीक है, द यंगर रोमांटिक्स वर मोर पैशनेटली इन्वॉल्व्ड इन देयर इंटरेस्ट्स than were their seniors, and it is because of this passion that their poetry is more intense and lyrical than is the poetry of the first generation. Second generation के poets की जो poetry थी that was more intense than the first generation, ज़्यादा इंटेंस थी। और इसका रीज़न क्या था कि फर्स्ट यंगर जनरेशन के जो पोइट्स थे वो अपने इंटरेस्ट में पैशनेटली इन्वॉल्व थे, वो फ्री होकर लिख रहे थे, इसलिए उनकी जो राइटिंग्स थी, उनकी जो पोएम्स थी, उनमें हमें इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। The cold spiritualism of Wordsworth and the overbearing metaphysics of Coleridge get replaced by the passionate pursuit of political liberalism of Byron and Shelley and the intense involvement of Keats in the life of senses. और यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का जो स्पिरिचुअलिज्म था, जिस आइडियोलॉजी की वो बात करते थे, जिस प्रिस्टली और जिस प्रिस्टाइन प्योरिटी की वो बात करते थे, उसको कोल्ड बताया गया है एक तरह से। और कॉलरिज की जो मेटाफिजिक्स थी, जिस सुपर नेचुरलिज्म के बारे में वो बात करते थे, वो उन सब को रिप्लेस कर दिया गया था। किसके द्वारा? पैशनेट परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म ऑफ बायरन एंड शेली। ठीक है, इन सब के द्वारा उनकी जो राइटिंग्स थी, उनकी जो स्टाइल थी, उनकी जो थीम्स थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। आगे बात करते हैं बायरन की। जॉर्ज गॉर्डन नोएल बायरन, पॉपुलरली नोन एज लॉर्ड बायरन, वॉज अ लिबरल रिवोल्यूशनरी हु स्टैक्ड हिज फॉर्चून, प्रेस्टीज एंड पर्सन फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीस। तो जो बायरन थे उन्होंने अपना जो भी फॉर्चून था, प्रेस्टीज थी और जो भी अपनी पर्सनैलिटी थी, उन सबको स्टैक पे लगा दिया था ग्रीस के लोगों के फ्रीडम के लिए। एंड ही वॉज ऑल्सो अ रिवोल्यूशनरी। He wrote and fought against tyranny and was never tired of championing the cause of individual liberty and human dignity. उन्होंने हमेशा टायरनी, तानाशाही के खिलाफ वो हमेशा लड़े थे और वो इंडिविजुअल लिबर्टी और ह्यूमन डिग्निटी की बात करते थे। पर्सी बिशप शेली was also a great liberal revolutionary who championed the cause of liberty for the people of England and other European nations. तो बायरन की जैसे शैली जो थे वो भी एक लिबरल रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने इंग्लैंड के लोगों की लिबर्टी के लिए लड़ाई लड़ी थी एक तरह से,
Although a highly imaginative poet inclined towards idealism, his radicalism drove him to the streets of London, distributing his own pamphlets such as The Necessity of Atheism, etc. And he revolted against tyranny and corruption. शैली जो थे वो भी लिबरल रिवोल्यूशनरी थे, और द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म नाम का पैम्फलेट लंदन की स्ट्रीट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के वजह से उनको यूनिवर्सिटी से भी डिसमिस कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये जो लोग हैं उनको एक तरह से भड़का रहे हैं, ठीक है। इस वजह से उनको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ थे वो कैसे थे, रेडिकल थे, ठीक है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे। Unlike Byron and Shelley, Keats was more committed to the idealism of art than to the idealism of politics or philosophy. Keats की poems हैं वो डिफरेंट है, वो पोइट्री में आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। Keats was more committed to the idealism of art, ठीक है, तो वो आर्ट में आइडियलिज्म की बात करते हैं, ना कि पॉलिटिक्स और फिलोसफी में आइडियलिज्म की बात करते हैं, जबकि शैली और बायरन जो थे वो पॉलिटिक्स और फिलोसफी में आइडियलिज्म की बात करते थे। कन्फर्मिंग टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ हिज टाइम, Keats devoted himself to the worship of art and acquired an excellence in the art of poetry of which his senior colleagues always felt envious. और कीट्स ने अपनी जो लाइफ थी उसको डिवोट कर दिया था वर्शिप ऑफ आर्ट, आर्ट की पूजा करने में, जिसकी वजह से उनके जो सीनियर कलीग्स थे वो हमेशा एनवी रहे। द अदर पोइट्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट वर ले हंट, जॉन क्लेयर, थॉमस हुड एट्सेट्रा। और जो यंगर जनरेशन के पोइट्स थे उनमें ले हंट थे, जॉन क्लेयर थे, थॉमस हुड थे, ठीक है, ये सब पोइट्स थे। बाकी शैली और कीट्स को हम हमारे सिलेबस में भी पढ़ेंगे, इनके कुछ पोएम्स हैं जो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा और बाद में पढ़ेंगे। तो ये थे यंगर जनरेशन के पोइट्स। एल्डर जनरेशन के पोइट्स के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम हमारी जो पोएम्स होंगी उनको पढ़ेंगे, ठीक है।